मूवी की शुरुआत में हम एक एजेंट को घने जंगलों में घायल पड़ा हुआ देखते हैं, जिसका नाम ईथन होता है। वो नहीं जानता कि वो यहाँ पर कैसे आया। लड़खड़ाते हुए कदमों से वो पाइन के दरख्तों से होता हुआ एक पीसफुल टाउन में आ जाता है, जिस टाउन का नाम वेवड होता है। टाउन के लोग ईथन की हालत को देखकर इसे घूरने लगते हैं। इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में एंटर हो जाता है, जहाँ वो वेट्रेस से पूछता है कि वो कहाँ पर है, और ये कहते हुए वो बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ईथन हॉस्पिटल के बेड पर होता है और नर्स उसे बताती है कि इसका कार एक्सीडेंट हुआ था। नर्स इसे रेस्ट करने को कहती है, लेकिन ईथन अपने पार्टनर्स के बारे में पूछता है जो इसके साथ गाड़ी में था, जिसका नाम स्टॉलिंग था। नर्स बताती है कि बदकिस्मती से इसकी जान चली गई और इसका सामान पुलिस स्टेशन में है। ईथन इसका मोबाइल फोन और सारा सामान लेना चाहता है, लेकिन नर्स इसे रेस्ट करने का मशवरा देती है। इस हॉस्पिटल में ईथन के अलावा कोई भी पेशेंट नहीं होता। रेस्ट करने की बजाय ईथन हॉस्पिटल से निकलकर पुलिस स्टेशन आता है, जहां दिन के समय पुलिस स्टेशन इसे लॉक मिलता है। वो अपने पार्टनर्स का सामान लिए बगैर ही वापस चला जाता है और इस बार वो बार में चला जाता है। दूसरी ओर ईथन का बॉस एडम ईथन की पत्नी टेरेसा को बताता है कि इसका कार एक्सीडेंट हुआ है और इसकी बॉडी अभी तक नहीं मिली। फिर हम देखते हैं कि ईथन बार में एक लड़की बेवर्ली से मिलता है और बार के फोन से अपनी फैमिली को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन राब्ता नहीं कर पाता। बेवर्ली ईथन की मदद करना चाहती है और इसे अपना एड्रेस दे देती है। ईथन उसे बताता है कि वो अपने दो फेलो एजेंट्स को तलाश कर रहा है, जिसमें से एक एवंस है और दूसरी कैट, जो ईथन की प्रेमिका है। जैसे ही वो इस एड्रेस को पलटकर देखता है तो इस पर लिखा होता है कि इस टाउन में पतंगों की आवाज नहीं आती। इसके बाद रात के समय ईथन को पतंगों की आवाज आने लगती है। जैसे ही वो झाड़ियों में चेक करता है तो इसे वहाँ पर एक स्पीकर मिलता है। फिर हम देखते हैं कि ईथन होटल का रेंट पे नहीं कर पाता। इसके बाद वो बेवर्ली के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है, जहाँ पर एक पुराना कैबिन मिलता है और इसमें उसे एवंस की लाश दिखाई देती है। ईथन पुलिस स्टेशन जाता है और कंप्लेन करने की कोशिश करता है और अपना सामान वापस मांगता है, लेकिन वहाँ बैठा शेरिफ ऑर्नेट इसकी मदद नहीं करता। ईथन अपनी कंपनी से राब्ता करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका भी इसे कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद ईथन वापस बार में जाता है, लेकिन वहाँ इस बार बेवर्ली की जगह कोई और व्यक्ति होता है, जो ईथन से भिड़ने लगता है और इसे पंच लगाकर बेहोश कर देता है। जैसे ही ईथन की आंख खुलती है तो वो खुद को फिर से इस हॉस्पिटल में पाता है। इस बार वहाँ पर एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर मिलता है, जो ईथन को कहता है कि इसे सर्जरी की जरूरत है क्योंकि इसके दिमाग में ब्लड क्लॉट है। वो ईथन को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है और वो इसे ऑपरेशन के लिए ले जा रहा होता है। तभी ईथन नोटिस करता है कि बेवर्ली वहाँ पर आ जाती है, जो इसे हॉस्पिटल से चोरी छुपे निकाल लेती है और इसे एक पुराने घर में ले आती है, जहाँ वो बताती है कि वो 1999 से इस टाउन में है और आज तक यहाँ से आजाद नहीं हो पाई, और एवन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। ईथन बेहोशी की हालत में होता है और बेवर्ली बताती है कि ये 2014 का साल है। जैसे ही ईथन की आंख खुलती है तो देखता है कि बेवर्ली वहाँ पर नहीं होती। इधर ईथन के बॉस को ईथन की गाड़ी में ईथन की डेड बॉडी नहीं मिलती और इन्हें ईथन का कोई भी सुराग नहीं मिलता। इसके बाद ईथन को एजेंट कैट एक पार्टी में दिख जाती है। कैट अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही होती है। ईथन इसका पीछा करता है। कैट एक घर में चली जाती है। ईथन जैसे ही दरवाजे को नॉक करता है तो इसका पति हार्लोट बाहर आता है। कैट इससे इसका पीछा करने से मना करती है और ना ही वो ईथन को पहचानती है, और इसके साथ साथ वो इस टाउन की हाई सिक्योरिटी के बारे में ईथन को बताती है कि हर जगह कैमरास लगे हुए हैं और इसे यहाँ रहते हुए 12 साल हो गए हैं। ये सुनकर ईथन हैरान हो जाता है। इसके बाद वो टाउन से भागने का प्लान करता है और एक गाड़ी चुराकर जैसे ही टाउन से बाहर जाता है तो साइन बोर्ड पढ़ने पर इसे पता चलता है कि वो फिर से वापस टाउन में आ गया है। घबराकर ईथन गाड़ी छोड़कर पैदल भागने की कोशिश करता है और तभी इसका सामना एक बहुत ही विशालकाय इलेक्ट्रिक दीवार से होता है, जिसे क्रॉस करना नामुमकिन होता है। इसी समय शेरिफ वहाँ पर आ जाता है और ईथन पर गाड़ी चोरी का इल्जाम लगाता है। ईथन बताता है कि वो एजेंट है, लेकिन ऑर्नेट इसकी बात को सिर्फ एक कहानी मानता है। ईथन वापस इस कैबिन में आ जाता है, जहां इसके साथी की डेड बॉडी पड़ी होती है। इसे अपने दोस्त के बूट में एक डायरी दिखाई देती है, जिसे वो छूने लगता है। तभी अचानक शेरिफ गन लेकर वहां पर आ जाता है और ईथन को यहाँ से जाने को कहता है और बताता है कि यहाँ पर चेकिंग करने वाली टीम आने वाली है। ईथन वापस बार में चला जाता है और देखकर हैरान हो जाता है कि बेवर्ली फिर से बार में मौजूद है, जो इस बार ईथन के साथ एक सीक्रेट मीटिंग रखती है। ये मीटिंग एवंस की डेड बॉडी के बारे में होती है और वो इसे पैसे भी देती है। ईथन पैसों का इस्तेमाल करके कैफे में जाकर अपनी सीक्रेट एजेंसी को कॉल करता है, लेकिन इसे रियलाइज होता है कि कॉल ऑपरेटर भी एक फ्रॉड होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ईथन फिर से कैट से मिलने जाता है, जो एक टॉय स्टोर पर काम करती है। ईथन इससे इसके पास्ट के बारे में पूछता है, लेकिन कैट बताती है कि इस टाउन के रूल्स में से एक रूल ये भी है कि कोई भी अपने पास्ट के बारे में बात नहीं करेगा। ये सुनते ही ईथन एवंस की पत्नी के घर जाता है और इससे इसके पति के बारे में पूछता है। वो इसे बताती है कि मेरे पति ने सुसाइड की थी और मैंने इसे अपनी आंखों से ऐसा करते हुए देखा। इसके बाद ईथन शेरिफ ऑर्नेट से मिलता है और इसे एवंस की डेड बॉडी के बारे में पूछता है।
शेरिफ इसे बताता है कि इसकी डेड बॉडी को हॉस्पिटल भेज दिया गया है। ईथन हॉस्पिटल जाता है और एवन की बॉडी से मिले सामान में से वो डायरी अपने पास रख लेता है। तभी अचानक ईथन को इसकी पत्नी टेरिसा और इसका बेटा बिन दिखाई देता है, जो बेहोशी की हालत में होते हैं और इन्हें कहीं ले जाया जा रहा होता है। ईथन इनका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों इसे दोबारा दिखाई नहीं देते। इसी समय डॉक्टर जेंक्स वहाँ पर आ जाता है और वो ईथन से कहता है कि इसकी हालत खराब हो रही है और इसे बहुत जल्द सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। दूसरी ओर ईथन की पत्नी टेरिसा और इसका बेटा बीन ईथन को लेकर काफी ज्यादा परेशान होते हैं। बीन अपनी माँ से कहता है कि शायद इसका पिता कैट के साथ भाग गया है। टेरिसा ईथन के बॉस एडम को कॉल मिलाती है और इससे ईथन के बारे में पूछती है। एडम को फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ईथन और बेवर्ली मिलने के लिए अपनी तय करदा लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां वो पाइन के जंगलों में से एक पुराने घर में एंटर हो जाते हैं। बेवर्ली ईथन को बताती है कि इसकी बॉडी में एक ट्रैकिंग चिप इंस्टॉल कर दी गई है। दोनों मिलकर इस चिप को निकाल देते हैं। बेवर्ली बताती है कि शेरिफ ऑर्नर ने ही एवंस की जान ली थी, क्योंकि वो टाउन के सीक्रेट्स के बारे में जान गया था। इसके बाद रात के समय हम देखते हैं कि ये दोनों कैट और उसके पति से मिलते हैं। कैट इन्हें डिनर पर इनवाइट करती है। वो दोनों अगले दिन डिनर पर आने के लिए एग्री हो जाते हैं और नॉर्मल बिहेव करते हैं। अगले दिन ईथन इस ट्रैकिंग चिप को अपने बेडरूम पर छोड़कर घने जंगलों में निकल जाता है। एवंस के बनाए हुए नक्शे के अनुसार घने जंगलों में एक पैकेज को छुपाया गया है। ईथन को जंगल में वो पैकेज मिल जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि शेरिफ ऑर्नेट दूर से किसी पर गोली चला रहा है। फिर हम देखते हैं कि बेवर्ली और ईथन कैट के यहाँ डिनर कर रहे होते हैं। ईथन बाथरूम का बहाना बनाकर छुपे हुए कैमरास और माइक्रोफोन्स देखने लगता है, जबकि बेवर्ली बहाना बनाती है कि इसकी बेटी ने कोई रूल तोड़ दिया है और दोनों को यहाँ से जाना होगा। दोनों डिनर पार्टी छोड़कर जैसे ही बाहर निकलते हैं तो पूरे टाउन के मोबाइल फोन्स एक साथ बजने लगते हैं, जिसका मतलब साफ होता है कि ये दोनों एक्सपोज हो चुके हैं। टाउन के सभी लोग इनका पीछा करते हैं ताकि इन्हें पकड़ पाएं, लेकिन ईथन किसी घर में छुप जाता है। लेकिन बदकिस्मती से बेवर्ली पकड़ी जाती है। शेरिफ बेवर्ली को अरेस्ट कर लेता है क्योंकि वो टाउन से भागना चाहती थी। इस जुर्म में वो इसे हथकड़ियां लगाकर सभी लोगों के सामने सजा देने के लिए रेडी करता है। ईथन ये सब कुछ एक घर में छुपकर देख रहा होता है। इसके बाद हैरान कर देने वाली बात ये होती है कि सभी लोगों के सामने इसकी जान ले ली जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ईथन की पत्नी टेरिसा और इसका बेटा इसकी तलाश में निकलते हैं और इस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर आखिरी बार ईथन को देखा गया था। कंपनी इन्हें बताती है कि ईथन को आखिरी बार वेवर्ड के टाउन में देखा गया था। दोनों इस टाउन की ओर बढ़ते हैं और जैसे ही टाउन में एंटर होने वाले होते हैं तो इन्हें शेरिफ पॉप मिलता है, जो इनसे बात करने के बहाने से इनकी गाड़ी के ऑयल पाइप को काट देता है, जिससे इनकी कार बेकार हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि टाउन में फूड सप्लाई देने वाली गाड़ियां आती हैं। ईथन इस गाड़ी को नोटिस करता है और चुपके से इसमें बैठ जाता है, क्योंकि इसे लगता है कि ये गाड़ी उसे टाउन से बाहर ले जाएगी। गाड़ी के रुकते ही जैसे ही ईथन बाहर निकलता है तो खुद को वो एक बहुत बड़े वेयर हाउस में पाता है, जहाँ इसे काफी पुरानी गाड़ियां देखने को मिलती है और इनमें से एक गाड़ी इसकी पत्नी की भी होती है। ईथन काफी चिंतित हो जाता है और इस गाड़ी के अंदर इसे अपनी पत्नी और बेटे का सामान मिलता है, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा घबरा जाता है। तभी अचानक शेरिफ ऑर्नेट वहां आ जाता है और ईथन से भिड़ने लगता है और इसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। जैसे ही ईथन को होश आता है तो वो फिर से हॉस्पिटल में होता है। वहाँ खड़ी नर्स इसे बताती है कि इसकी फैमिली न्यू घर में रहते हैं और वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। ईथन को बेवर्ली के घर में भेज दिया जाता है, जहाँ वो अपनी पत्नी और बेटे को देखकर हैरान हो जाते हैं। वो इन्हें गले लगाता है और इन्हें किसी से भी कांटेक्ट करने से मना करता है और बाहर निकलने से भी रोक देता है और बताता है कि इस जगह हर तरफ कैमरास और माइक्रोफोन्स लगे हैं। फिर हम देखते हैं कि ईथन शेरिफ और इस नर्स से मिलता है और इससे इसकी फैमिली को यहाँ लाने की वजह पूछता है। शेरिफ ईथन से कहता है कि ये सब कुछ इसकी खुशी के लिए है। तभी अचानक नर्स को किसी अनजान व्यक्ति की कॉल आती है और ईथन को रियलाइज होता है कि ये सब लोग तो सिर्फ कठपुतलियां हैं और इन सब को ऑपरेट करने वाला कोई और है। इसके बाद ईथन टाउन में वॉक करने लगता है। तभी इसे डॉक्टर जेंक्स मिल जाता है। डॉक्टर जेंक्स ईथन को कहता है कि इसे टाउन से बाहर जाने के बारे में भूल जाना चाहिए। ईथन कहता है कि वो यहाँ बिलोंग नहीं करता। इसके बाद ईथन कैट को लेकर घने जंगलों में कैबला से दूर बात करने के लिए मिलता है। ईथन का बेटा बीन अपने पिता को कैट के साथ जाता हुआ देख लेता है और वो अपनी माँ को इसके बारे में बताता है। ईथन के पूछने पर कैट बताती है कि इसने 12 साल इस टाउन में गुजारे हैं और यहाँ सरवाइव करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है इस टाउन के रूल्स को मान लिया जाए। ईथन जैसे ही घर वापस आता है तो इसे इसकी पत्नी और बेटा नहीं मिलता, सिर्फ इसकी वेडिंग रिंग टेबल पर पड़ी हुई दिखाई देती है। ईथन अपने परिवार की तलाश में बाहर निकलता है और देखता है कि वो दोनों वाल के पास दिखाई देते हैं, जहां शेरिफ इन पर गन ताने खड़ा होता है। ईथन शेरिफ पर हमला करता है और इसे गिरा देता है। दोनों एक दूसरे से भिड़ने लगते हैं। तभी अचानक ईथन का बेटा बिन शेरिफ की ओर गाड़ी ड्राइव करते हुए इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, जिससे शेरिफ बुरी तरह से घायल हो जाता है और ईथन से कहता है कि सच्चाई इसकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। ये कहते हुए उसकी जान चली जाती है। ईथन इससे गेट की चाबी लेता है, जिससे वॉल का गेट ओपन होने लगता है। लेकिन सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं
कि इस गेट से बहुत ही भयानक आवाज सुनाई देती है और कोई चीज आकर शेरिफ की बॉडी को खींचकर अपने साथ ले जाती है। ये सीन देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से वापस अपने घरों की ओर चले जाते हैं। ईथन अपने परिवार से कहता है कि वो नॉर्मल रहने की कोशिश करें और अब हम इस टाउन से भागने की प्लानिंग करेंगे। तभी इनके घर में एक मेल आती है जो बिन के लिए होती है। स्कूल एकेडमी की ओर से बिन को एक यूनिफॉर्म मिलता है। इसके बाद ईथन पुलिस स्टेशन जाता है ताकि कुछ गन्स ले सके। तभी अचानक टाउन का मेयर ब्रेड वहाँ पर आ जाता है जो ईथन को इस बात के लिए मुबारकबाद देता है कि आज से वो नया शेरिफ है और ऑर्डिनर ने रिटायरमेंट ले ली है। यहाँ तक कि इनके लिए वो केक भी लाता है और इसकी तस्वीर भी बनाता है और इसे कॉन्ग्रेचुलेट कहता है और साथ ही इसे टाउन के रूल्स मानने को भी कहता है। लेकिन ईथन इनकी बात मान जाने का नाटक करता है। अगले दिन हम देखते हैं कि बिन का एकेडमी में पहला दिन होता है जहाँ वो अपनी टीचर मेगन से मिलता है जो मेयर की दूसरी पत्नी होती है और एक साइकेट्रिस्ट भी होती है जिसे स्टूडेंट्स के माइंड को बदलना आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ईथन अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और इसे वेवर टाउन की पुरानी फाइल्स मिलती है। वो इन फाइल्स को स्टडी करके इस टाउन के बहुत सारे राज जानने लगता है। फिर हम देखते हैं कि टाउन में रहने वाला एक व्यक्ति मिकाल टाउन का माहौल खराब करने लगता है। सभी लोग बताते हैं कि मिकाल दीवार को तोड़ने के ट्रिक्स बताता है। इस जुर्म पर नर्स ईथन से कहती है कि अगले दिन इसे मौत की सजा सुनाई जाएगी। लेकिन इस बार ईथन शेरिफ होता है और वो फैसले को नहीं मानता और मिकाल को इंट्रोगेट करता है। इंट्रोगेट करते समय ईथन को एक अनजान कॉल आती है जो ईथन को इस बात के लिए मजबूर करती है कि वो मिकाल को मौत की सजा जरूर सुनाए। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि बिन के स्कूल में बनी इसकी नई दोस्त एमी इसे खिड़की से खड़े होकर इशारे देती है और वो दोनों चोरी छुपे घर से बाहर निकल आते हैं। फिर हम देखते हैं कि ईथन के शेरिफ बनने के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है जिसमें टाउन के सभी लोग होते हैं, जिसमें मेयर और इसकी पत्नी और बाकी सभी लोग भी वहीं पर मौजूद होते हैं। नर्स बीन सब लोगों के सामने ईथन को शेरिफ अनाउंस करती है और मुबारकबाद देती है और साथ ही सभी लोगों को रूल्स मानने के लिए भी कहती है। ईथन सभी लोगों को बताता है कि वो इस टाउन के असली शैतान को जरूर सामने लेकर आएगा। इसके बाद ईथन अपनी पत्नी को घर में रहने को कहता है और पुलिस स्टेशन जाकर मिकाल को आजाद करके अपने साथ एक सवाल करने के लिए ले जाता है। मिकाल ईथन से कहता है कि इस दीवार के यहाँ होने के दो मतलब हो सकते हैं, एक हमें अंदर रखने के लिए और दूसरा बाहर वाले खतरे को अंदर आने से रोकने के लिए। ये कहकर मिकाल ईथन को गले लगाता है और इसके बाद दीवार की ओर भाग जाता है। मिकाल के दीवार के साथ टच होते ही इसे बिजली का जोरदार झटका लगता है जिससे इसकी मौत हो जाती है और वो ऐसा फ्रीडम के नाम पर करता है। फिर हम देखते हैं कि मिकाल के मरते ही ईथन की पत्नी को इसकी जॉब मिल जाती है। अगले सुबह ईथन यहाँ से एस्केप करने की कोशिश करता है और चट्टान पर चढ़ने लगता है। तभी हम देखते हैं कि एक अजीब सा क्रिएचर ईथन का पीछा कर रहा होता है। रात होते ही वो क्रिएचर ईथन पर हमला करता है। ईथन इस पर गन चलाता है लेकिन इससे वो क्रिएचर दिखाई नहीं देता। अगले सुबह ईथन नक्शे से अगले सिटी की ओर जाने का रास्ता देखता है ताकि वहाँ से मदद ले सके। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बीन को इसका स्कूल काफी पसंद आने लगता है और इधर टेरेसा अपने नई रियल एस्टेट की जॉब पर चली जाती है जहाँ वो टाउन में आने वाले नए व्यक्ति वैन से मिलती है जो काफी घबराया हुआ होता है। वो वैन को इसका नया घर दिखाने के लिए ले जाती है और वॉशिंग मशीन की आवाज का सहारा देकर इसे इस टाउन के बारे में सारी सच्चाई बता देती है। वो टेरेसा को बताता है कि जब इसे होश आया तो वो अजीब से चैम्बर में था जहाँ पर इसके साथ और भी लोग थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बीन और दो और स्टूडेंट्स को एक सफेद रूम में बिठाया जाता है जहाँ मेयर की पत्नी मैगन प्रोजेक्टर पर एक वीडियो दिखाती है और बताती है कि इन्हें इस टाउन के बारे में आज बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। वो स्टूडेंट को एक अजीब सा क्रिएचर दिखाती है जिसे अबे कहा जाता है। ये इसी टाउन में जंगलों में रहता है। इसके बाद मेगन सभी स्टूडेंट्स को कुछ ओल्ड कॉइन्स देती है जिन पर 2095 की डेट लिखी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये 2014 का साल नहीं होता बल्कि ये सभी लोग 4028 सन में होते हैं। मेगन बताती है कि इस टाउन के सभी लोगों को एक सिलेक्शन द्वारा यहाँ पर लाया गया है और वो लगभग 3000 साल से हाइबरनेशन चैम्बर में थे और इन्हें यहाँ पर लाने वाला एक प्रोग्रामर जिसका नाम डेविड है जिसने इनको सिलेक्ट किया है और वो सब कुछ देख रहा है और कोई भी इससे मिल नहीं पाएगा। दूसरी ओर ईथन अपनी बॉडी से गंध को मिटाने के लिए जानवर का इस्तेमाल करता है और तभी इसका सामना इस क्रिएचर से होता है। ईथन जंगलों में से निकलता हुआ एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ वो शहर को देखता है जो कई सालों पहले तबाह हो चुका था। ईथन ये देखकर हैरान हो जाता है। इसी समय अचानक ईथन को एक हेलीकॉप्टर आता हुआ दिखाई देता है जो ईथन के पास आकर लैंड करता है। इस हेलीकॉप्टर में से डॉक्टर जैंक्स उतरता है और यही डेविड होता है जिसने ये प्रोग्राम डिजाइन किया होता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि इस टाउन के अलावा सारी पृथ्वी तबाह हो चुकी है और सिर्फ यही एक रहने के लायक जगह है जो सुरक्षित है। दोस्तों डेविड ने ये जगह मानव जाति को बचाने के लिए बनाई थी और काफी समय तक कुछ खास लोगों को एक्सीडेंट का बहाना बनाकर एक चैम्बर में रखा गया था ताकि फ्यूचर में इनको दोबारा जिंदा करके इनकी मदद ली जा सके और ईथन और इसका परिवार इनमें से एक था। और ये जानते साथ ही ये मूवी अपने अंत को पहुंचती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की हमारी एक्सप्लेनेशन? आशा करते हैं कि ये मूवी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।
तो मिलते हैं आपसे फिर से एक और नई मूवी के साथ।